गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सार्थक पहल बदलाव हमसे है मैं पुनः एक बार आप लोगों का स्वागत है। एक बार बता देंगे कि मेरी आवाज क्लियर है एकदम? ठीक। अपन ने पढ़ा है अभी तक मुगल काल और देखा कि मुगल काल की स्थापना किस तरीके से हुई। बाबर ने 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी और उसने जो तुजुक ये बाबरी जो उनकी बुक है उसमें तत्कालीन कुछ हिंदू राज्यों की बात की है, कुछ मुस्लिम राज्यों की बात की है। तो कितने मुस्लिम राज्य थे? 5 और हिंदू राज्य 2। और उसमें से सबसे शक्तिशाली राज्य किसको बताया उसने? विजयनगर को। विजयनगर उस समय का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य हुआ करता था बाबर के समय में, हुमायूं के समय में। ठीक। अब क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर, उस समय जब बाबर भारत में शासन कर रहा था तब विजयनगर का शासक कौन था? नहीं पता? कोई दिक्कत नहीं, पढ़ाया नहीं तो पता कहां से होगा। मैं तो पूर्व ज्ञान देख रहा था। तो वो था कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। आपने अष्ट दिग्गज पढ़ा होगा। अष्ट दिग्गज ये किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय। जैसे अष्ट प्रधान शिवाजी के मंत्री परिषद अष्ट प्रधान, और अष्ट दिग्गज का संबंध किससे है? कृष्णदेव राय से संबंध है। और किसके समय के, किसके समकालीन शासक? बाबर के समकालीन शासक थे। कहां पर है ये विजयनगर? मोहित जी कुछ बताएंगे? दक्षिण में 2 नदियां कौन कौन सी 2 नदियां? तुंगभद्रा और नहीं, गोदावरी नहीं, तुंगभद्रा और कावेरी, इन नदियों के बीच में। और फिर अपन आगे और देखेंगे कि विवाद किसको लेकर है, क्योंकि इनके समकालीन एक और वंश है और वो है बहमनी साम्राज्य। बहमनी और विजयनगर को लेकर विवाद है। लगभग 100 साल, जैसे अपन ने उत्तर में पढ़ा था, कन्नौज को लेकर संघर्ष चल रहा था पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में। तो यही इधर 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या बोला जाता है इसे? दोआ। तो यहां पर भी कृष्णा कावेरी इन नदियों के बीच में दोआब क्षेत्र मिलेगा और उस भाग को अधिकार करने को लेकर बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में लंबा चौड़ा विवाद होते रहेगा, पीढ़ियों तक विवाद चलते रहेगा। क्वेश्चन ये है कि किसने की थी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना? ये पहले पढ़ चुके हैं। किसके समय में? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। ये पढ़ लिया अपन ने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 किसने की थी? हरिहर और बुक्का। कौन थे हरिहर और बुक्का? क्या बात, कितना याद रखते हैं आप लोग। 2 सगे भाई थे और पिता का नाम क्या था? संगम। पिता का नाम क्या था? संगम। इसलिए इस वंश का नाम क्या पड़ गया? संगम वंश। क्या बन गया? संगम वंश। जैसे दिल्ली सल्तनत की बात करें तो स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर एक के बाद एक 5 वंशों ने शासन किया था। पहले गुलाब वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश और फिर लोधी वंश। तो ऐसे विजयनगर पर भी शासन करने वाले अलग अलग, पहले संगम वंश, फिर सालू वंश, फिर तुलु वंश और फिर आरवेडू वंश। तो 4 वंशों ने इस पर शासन किया लगभग 300 वर्षों तक। इनके अवशेष हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? कर्नाटक। और कर्नाटक में एक शहर है हम्पी। कर्नाटक का एक शहर है हम्पी। आज जो है उसे यूनेस्को द्वारा एक विशेष स्थान घोषित किया गया है और विशेष संरक्षण में है ये हम्पी। लोग बाग जाते हैं देखने के लिए। तो हमें डिटेल में पढ़ना है। जैसे एक शासक का नाम मिलता है देवराय द्वितीय। अब यहाँ छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे। देवराय द्वितीय किस वंश का शासक था?
कहाँ का था ये तो पता है, विजयनगर का था, लेकिन किस वंश का था? गजबेटकर उसकी उपाधि थी। गजबेटकर मीन्स हाथियों का शिकारी, हाथियों का शिकारी। जिसे तानसेन की बात करते हैं या बीरबल की बात करते हैं, तो बीरबल किसके साथ में थे? अकबर के साथ में। तो वैसे दक्षिण का बीरबल किसे कहते हैं? तेनालीराम को कहते हैं। तेनालीराम रामकृष्णन, तेनालीराम रामकृष्णन, इसको क्या बोलते हैं? दक्षिण का बीरबल कहते हैं। जैसे बीरबल इधर चतुर था, मुगल बादशाह अकबर का मार्गदर्शन सहयोग प्रदान करते थे। इधर कृष्णदेव राय के पास में कौन? तेनालीराम, तेनालीराम। राजा भोज जैसे उसमें विलक्षण क्षमता किसके अंदर? कृष्णदेव राय के अंदर। जैसे राजा भोज स्वयं एक अच्छे लेखक थे, कवियों का, विद्वानों का सम्मान करते थे, वैसे ये भी कृष्णदेव राय भी एक अच्छे लेखक मिलेंगे। उनकी भी कुछ पुस्तकें हमें पढ़ना है। जैसे इन्होंने, राजा भोज ने एक मंदिर बनाया, कौन सा? परसों दिन के पेपर में पूछा था, भोजपुर, भोजपुर मंदिर बनाया। ऐसे ही इन्होंने हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, हजारा स्वामी मंदिर, ऐसे मंदिर बनाए हैं। तो बहुत कुछ इसमें हमें पढ़ने को मिलेगा। थोड़ा शॉर्ट में भी पढ़ेंगे और अच्छे से भी पढ़ने की कोशिश करेंगे। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आप लोग समझने की कोशिश करना कि ये क्या है। तो हम शुरुआत करते हैं विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य। अब स्थापना की बात करें तो 1336 हरिहर व बुक्का, हरिहर व बुक्का किसके समय में? MBT के समय में, MBT के समय में। कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच, दो नदियों के बीच की बात कर रहे हैं, कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच। अब ये कर्नाटक वाले क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो कर्नाटक वाले क्षेत्र में काकतीय वंश का शासन था। काकतीय वंश का शासन, और इनका संबंध कहाँ से? काम्पिल, काम्पिल्य से संबंध। MBT ने काम्पिल्य पर अधिकार किया, और हरिहर और बुक्का दोनों को क्या किया? बंदी बना लिए, और कहाँ लेके चले गए? दिल्ली। कहाँ लेके चले गए? दिल्ली। क्लियर हो गया? काम्पिल्य एक राज्य है, वहां के ये दो मंत्री हुआ करते थे, और जब MBT ने 1328 में अधिकार की, ये क्या काम्पिल्य पर अधिकार कब? 1328 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अधिकार कर लिया, और इन दोनों को बंदी बनाकर कहाँ लेके चले गए? दिल्ली लेके चले गए। थोड़े समझदार थे ये लोग। समझदार व्यक्ति क्या करता है? हाँ, शांत रहता है, सब कुछ देखता है, फिर शांत रहता है, सब कुछ देखते रहता है, और सबसे पहले तो निकलने का प्रयास करता है। और विजय आप क्या करेंगे? वो परिस्थितियों को देख लेता है कि क्या मेरे लिए करना उचित है। देखो, यदि दो दो हाथ करने में फायदा है, या चुपचाप से निकलने में फायदा है, या सामने वाले से समझौता करने में फायदा है, ये सब समझदार। इसे साइंस में बोलेंगे अनुकूलन। अनुकूलन साइंस में, जैसे वो डार्विन की थ्योरी है, जो वही जीव जीवित रहते हैं जो कि वातावरण के साथ अनुकूलित होते हैं, जो अनुकूलित नहीं होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे प्राचीन समय में वो बड़ा सा जानवर जिराफ तो अभी भी है प्राचीन समय में। क्या?
डायनासोर, डायनासोर, ठीक, खत्म हो गए पूरे, क्योंकि वो अनुकूलित नहीं कर पाए। अब इन्होंने क्या किया, जब दिल्ली सल्तनत गए, सुल्तान के पास में गए, और उनको पता था कि ये जो मुस्लिम धर्म जो स्वीकार कर लेते उनका बड़ा मान सम्मान करते, उनको माफ भी कर देते, तो उन्होंने सोचा कि मुस्लिम धर्म कबूल कर लिया और उन्हीं की तरह रहन सहन, उन्हीं के साथ में रहना शुरू कर दिया। उनको विश्वास भी हो गया कि ये तो हमारे भक्त हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसे ही करते हैं, ईमानदार लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनको माफ कर दिया जाए और इनको किसी अभियान पर भेज दिया जाए। अभी अपने ही आदमी है तो क्यों ना अब इनका फायदा उठाया जाए। अब इनका फायदा उठाते और उनको किसी अभियान पर भेज देते थे। लिखेंगे एमबीटी हरिहर वो बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली ले आए और इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया, मजबूर कर दिया। और इनको वापस भेज दिया वहीं पे, जाओ अब तो देखो इस्लाम का प्रचार प्रसार करो। वो आए वापस वहीं पे काम्पिल और वहां पर अधिकार कर लिया 1336 ईस्वी में। और पिता का नाम था बुक्का, सॉरी संगम, तो संगम के नाम पर उन्होंने संगम वंश की स्थापना कर दी और वहीं पर अधिकार किया इन्होंने काम्पिल पे, ठीक, 1336 ईस्वी में। लिखेंगे अब हरिहर एवं बुक्का दोनों ने अन्य 3 भाइयों की मदद से विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की और प्रारंभिक राजधानी अनेगुंडी, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, प्रारंभिक राजधानी अनेगुंडी, ये प्रारंभिक राजधानी अनेगुंडी, प्रारंभिक राजधानी अनेगुंडी। अब ये हरिहर और बुक्का ये दोनों प्रथम थे, ऐसा नाम नहीं रखा है उनका नाम नहीं था कि मैं हरिहर प्रथम हूं, मेरा भाई बुक्का प्रथम है, इसके बाद हरिहर द्वितीय आएगा, फिर बुक्का द्वितीय आएगा, ऐसा कुछ था क्या उनका? नहीं, ये तो ये नाम किसने दिए? इतिहासकारों ने दिए, क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए कि छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ेंगे तो इनको भी किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि ये 1336 में भी यही था, 1436 में भी यही है, 1536 में भी यही है करके, तो इस तरीके से कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्होंने जब क्रमबद्ध अध्ययन करना था तो नाम रख दिया इनका प्रथम, द्वितीय और तृतीय, ये सब पढ़ेंगे, इसमें बार बार यही नाम आने वाले हैं। तो हरिहर, अब ये स्थापना हो गई। अब हमें कितने वंश पढ़ना है इसमें? 4 वंश पढ़ेंगे। तो पहला वंश है संगम वंश, सालू वंश, तुलुग वंश और चौथा आर्वेडु वंश। हर वंश के बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले संगम वंश, ये वो वंश है जिसने सबसे लंबे समय तक शासन किया है यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य में, और इनका जो शासनकाल है 1336 से 1485 ईस्वी तक, ये संगम वंश का शासनकाल 1336 से 1485 ईस्वी तक। और इसमें सबसे पहला नाम हम पढ़ेंगे हरिहर प्रथम।
हरिहर प्रथम 1336 से 1356 तक, 1356 तक लगभग 20 वर्ष तक इसका शासनकाल रहेगा। लिखेंगे हम इसे। हरिहर प्रथम संगम वंश का प्रथम शासक। तुंगभद्रा नदी के उत्तरी तट पर स्थित आनेगोंडी को अपनी राजधानी बनाया। पिता संगम के नाम पर संगम वंश कहलाया। अब यहां पर एक नाम आता है माधव विद्यारण्य। एक नाम आता है माधव विद्यारण्य। कौन थे माधव विद्यारण्य? इनके गुरु थे। अब जब ये मुस्लिम धर्म कबूल करके आए, वहां पे अब साम्राज्य की स्थापना कर ली, तो माधव विद्यारण्य ने उनको समझाया, भाई तुम तो हिंदू हो, तुमने मजबूरी में मुस्लिम धर्म कबूल किया है, तब मजबूर थे आप, लेकिन अब तो स्वतंत्र हो और शासक बन गए हो, तो अब तो तुम्हें वापस अपना धर्म कबूल कर लेना चाहिए। तो माधव विद्यारण्य के मार्गदर्शन में इनका शुद्धिकरण हुआ और फिर से ये हिंदू धर्म में वापस हो गए। ये नाम पूछा जाता है माधव विद्यारण्य। ठीक, वापस इन्होंने हिंदू धर्म कबूल कर लिया। 1346 ईस्वी में एक विजय की भी बात करेंगे। 1346 ईस्वी में होयसल राज्य पर अधिकार किया। होयसल राज्य पर अधिकार किया कब? 1346 ईस्वी में। 1346 और रायचूर दोआब कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच की बात कर रहा हूं मैं। बड़ा उपजाऊ क्षेत्र था और रायचूर दोआब को लेकर अलाउद्दीन बहमन शाह से संघर्ष की शुरुआत। और ये घटना है 1356 की। मतलब ऐसा लगा कि विवाद हो सकता है, लेकिन वास्तव में इसके समय में कोई विवाद नहीं हुआ और 1356 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सॉरी 1356 में। तो इसके बाद में दूसरा जो शासक बनेगा वो बनेगा बुक्का प्रथम। कौन था ये बुक्का प्रथम? हरिहर का कौन था? भाई बुक्का प्रथम। और 1356 से 1377, 1356 से 1377। और जो शुरुआत हम यहाँ देख रहे थे बहमनी साम्राज्य से विवाद को लेकर, और काय को लेकर विवाद होने की संभावना थी? रायचूर दोआब को लेकर। और ये अब आमने सामने की लड़ाई इनके समय में हुई है। तो लिखेंगे राज सिंहासन अवलंब व वेद मार्ग प्रतिष्ठापक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण की। अपना राजदूत चीन भेजा
और पुत्र, यहाँ भी क्वेश्चन है, पुत्र, इसके पुत्र का नाम है कंपन। कंपन, पुत्र कंपन को या कुमार कंपन को मथुरा विजय के लिए भेजा, मथुरा विजय के लिए भेजा। कंपन, कुमार कंपन को मथुरा विजय के लिए भेजा। दो बातें पढ़ी अपन ने, राज सिंहासन अवलंब, उपाधि क्या थी इसकी, राज सिंहासन अवलंब, और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। इसने अपना राजदूत चीन भेजा था, और दूसरा अपने पुत्र कंपन को या कुमार कंपन को मथुरा विजय के लिए भेजा था। मथुरा पे इन्होंने, मथुरा नहीं है, मदुरा है, मदुरा, मथुरा नहीं, मदुरा, मथुरा तक तो ये कभी पहुंचेंगे भी नहीं, मदुरा विजय के लिए भेजा था। और मदुरा को जीतने के बाद में जो है, इनकी पत्नी है गंगा देवी, किसके, कुमार कंपन की, गंगा देवी। इतना लिखने की जरूरत नहीं, समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये इनकी पत्नी कुमार कंपन की जो पत्नी है गंगा देवी, इनका एक ग्रंथ है या एक वृतांत है, मधुरम विजयम, मधुरम विजयम करके, उसमें ये उल्लेख मिलता है, मधुरम विजय में ये उल्लेख मिलता है। अब बुक्का प्रथम का रायचूर दोआब को लेकर, इसके समय में अलाउद्दीन बहमनशाह पढ़ा अपन ने, हरिहर प्रथम ने किससे विवाद हुआ इसका, रायचूर दोआब को लेकर अलाउद्दीन बहमनशाह। लेकिन यहाँ बुक्का प्रथम के समय दोनों इधर के शासक बदल गए, एक बुक्का प्रथम और इधर आ जाएगा मोहम्मद शाह। लिखेंगे रायचूर दोआब को लेकर बुक्का प्रथम का विवाद मोहम्मद शाह प्रथम के साथ, मोहम्मद शाह प्रथम के साथ हुआ। मोहम्मद शाह प्रथम के साथ हुआ। यह पहली स्थिति है, यह पहली स्थिति है जब दोनों पक्षों ने खुलकर बारूद का प्रयोग किया था, बारूद का प्रयोग किया था। अब यही क्वेश्चन यदि बन जाता तो प्रिया भी कंफ्यूज हो जाती है इसमें। भारत में बारूद का पहली बार प्रयोग कब हुआ था, उसमें दिया रहता पानीपत के प्रथम युद्ध में, दूसरा दिया रहता भेरा के युद्ध में, तीसरा रायचूर दोआब को लेकर हुए विवाद में, या और कोई, तो आप क्या लिखते हैं, भेरा के किले, भेरा के किले में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको और कहीं लिखेंगे, मुदगल के किले, मुदगल के किले के पास ही युद्ध हुआ था, नहीं तो मुदगल का युद्ध दिया रहेगा और हम फिर इसे भूल जाएंगे। तो जो रायचूर दोआब को लेकर विवाद हुआ था, तो जरूरी थोड़ी है कि रायचूर में ही जाके लड़े, है ना, जहां सेना आमने सामने हो जाए वहां लड़ाई होगी। तो ये कहां पर हुआ था, मुदगल के किले पर, मुदगल के किले पर। क्लियर है ये? तो ये इनका शासन बुक्का प्रथम 1356 से 1377, राज सिंहासन अवलंब और वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की इन्होंने उपाधि ग्रहण की। अपना राजदूत चीन भेजा, पुत्र कंपन को मदुरा विजय के लिए भेजा था, और कुमार कंपन की जो पत्नी है गंगा देवी, इसका जो इसने उल्लेख किया है मधुरम विजय नामक ग्रंथ में। बुक्का प्रथम का रायचूर दोआब को लेकर बहमनी शासक मोहम्मद शाह से विवाद हुआ, और पहला ऐसा वाकया था जिसमें दोनों पक्षों ने बारूद का खुलकर उपयोग किया, तोप खाने का उपयोग नहीं किया, बारूद का उपयोग किया था।
हाथ से फेंके जाने वाले गोलों का इन्होंने पटाखों जैसे ऐसा उपयोग इन्होंने किया था। अब हम बात करते हैं हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय अगला शासक हरिहर द्वितीय 1377 से 1404, 1377 से 1404। महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि। शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक, शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक। बहमनी साम्राज्य से गोवा व दाभोल को जीत लिया। बहमनी साम्राज्य से गोवा व दाभोल को जीत लिया। इसके इनके दरबार में रहते थे सायन। सायन, ये सायन कौन थे? माधव विद्यारण्य के भाई, माधव विद्यारण्य के भाई सायन। तो सायनाचार्य भी बोल सकते हैं, सायन बोल सकते हैं। ये हरिहर द्वितीय के मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे इनके विषय में। हरिहर द्वितीय महाराजा धीराज की उपाधि। क्या क्या जीता इन्होंने? गोवा और दाभोल। कौन था इनका मुख्यमंत्री? सायन या सायनाचार्य। वेद भाष्यकार थे, वेदों के ऊपर इन्होंने टीका लिखी है। और ये किसके उपासक? शिव के विरूपाक्ष रूप के उपासक थे। और इन्होंने अपने पुत्र का नाम भी विरूपाक्ष रखा। ये लिखने वाली बात नहीं है, ऐसे ही समझने वाली बात है। और इनके बाद में कुछ 2-2, 4-4, 6-6 महीने के लिए 1-2 शासक आए, लेकिन कोई बड़ा नाम नहीं है। बड़ा नाम मिलता है देवराय प्रथम। इनके बाद में देवराय प्रथम, और ये है 1406 से लेकर 1406 से 1422, 1406 से 1422 तक लंबा शासन है इनका। अब यहां संघर्ष उनका लगातार चल रहा है बहमनी साम्राज्य से, और कोई निदान नहीं निकल रहा है। तो क्या किया जाएगा? शाम, दाम, दंड, भेद, ये ढेर सारी नीति है। अब इन्होंने सोचा कि इनसे समझौता ही कर लिया जाए। तो इन्होंने समझौते की नीति अपना, या देखेंगे अपन देवराय प्रथम का संघर्ष बहमनी शासक फिरोज शाह बहमन शाह के साथ हुआ। फिरोज शाह बहमन शाह से हुआ। देवराय प्रथम के पराजित होने पर अपनी पुत्री का विवाह फिरोज शाह से किया। फिरोज शाह से किया। ये तात्कालिक परिस्थिति थी, एक समझौता था, युद्ध को समाप्त करना। नष्ट होने से अच्छा है समझौता करके जितना नुकसान हुआ है उतना ही हो, उससे ज्यादा न है। यदि चोर सामने आ गया, चाकू है उसके पास में, अब क्या करेंगे? जो है उसको दे दो, यदि उतने में संतुष्ट होता है तो यही स्थिति थी। लेकिन मन में बदले की भावना तो थी।
देवराय प्रथम के। वे सदियों से जो जिससे हम लड़ रहे हैं, बाप दादा से जिससे लड़ रहे हैं, जिन्होंने कभी हार नहीं मानी और मुझे हार मानना पड़ा, तो हमेशा कोशिश कर रहा था कि जैसे मुझे मौका मिलता है या एकाध कोई सहयोगी मिल जाता है, मैं दोबारा अधिकार करूंगा या दोबारा आक्रमण करूंगा। और लिखेंगे शीघ्र ही देवराय प्रथम ने वारंगल की सहायता से फिरोज शाह बहमन शाह को पराजित किया। एक यहां महत्वपूर्ण क्वेश्चन, निकोलो कोंटी, ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। निकोलो कोंटी कहाँ का रहने वाला था? ये इटली का रहने वाला था। इटली का यात्री निकोलो कोंटी इसके दरबार में आया। ये बहुत से लोग इस समय आएंगे, इटली के, पुर्तगाल के, और एक एक नाम अपने को याद रखना पड़ेगा कौन कहां से आया था। तो इटली का यात्री निकोलो कोंटी इसके दरबार में आया। दूसरा, श्रीनाथ इसके दरबार में रहते थे। नहीं, साड़ी वाले नहीं, साड़ी वालों की बात नहीं कर रहा हूं मैं। श्रीनाथ एक विद्वान थे जिन्होंने हर विलासम की रचना की, हर विलासम की रचना की है, हर विलासम की रचना की है। और 30 एक और घटना लिखेंगे, तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध बनवाया। तुंगभद्रा नदी पर हरिद्रा बांध बनाया। तो हम देवराय प्रथम की बात कर रहे हैं, 1406 से 1422। 1406 से 1422 विवाद किससे हुआ? फिरोज शाह बहमन शाह से पहली बार पराजित हुआ तो अपनी पुत्री का उससे विवाह करवा दिया, लेकिन शीघ्र ही वारंगल की सहायता से उसे पराजित कर दिया। इटली का यात्री निकोलो कोंटी इसके दरबार में आया था। श्रीनाथ जो है वो एक विद्वान थे, उसके दरबार में रहते थे और इनकी रचना क्या बताई? हर विलासम इनकी रचना। और तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनाया, हरिद्रा बांध। ठीक, ये और आगे चल के विवाद के कारण बनेगा। और इसके बाद हम पढ़ेंगे देवराय द्वितीय, सबसे महत्वपूर्ण शासक देवराय द्वितीय। कृष्णदेवराय और देवराय द्वितीय विजयनगर साम्राज्य के दो महत्वपूर्ण शासक। तो उसमें हम पढ़ेंगे देवराय द्वितीय। 1422 से 1446 शासनकालीन था। 1422 से 1446 ईस्वी तक शासनकाल इसका पढ़ेंगे हम। क्या बोला जाता है इसे? इमादी देवराय। इनके अलग अलग उपाधियां, तो इमादी देवराय, प्रौढ़ देवराय व गज बेटकर जैसे उपाधि धारण की। गज बेटकर क्या मतलब बताएं? गज बेटकर हाथियों का शिकारी के उपाधि धारण की। सबसे अधिक मुसलमानों को सेना में भर्ती किया। विजयनगर का कौन सा शासक जिसने मुसलमानों को सेना में भर्ती किया? तो वो कौन है? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। एक नाम आता है, जैसे अभी निकोलो कोंटी तो हो गया ना, इटली का था, किसके समय में आया था? देवराय प्रथम के समय में आएगा। और इनके यहाँ कौन आता है? अब्दुल रज्जाक। कौन आता है? अब्दुल रज्जाक। फारस या ईरानी राजदूत
अब्दुल रज्जाक इनके दरबार में आया था। अब्दुल रज्जाक इनके दरबार में आया था। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? कौन? अब्दुल रज्जाक। कहाँ से आया था? फारस, मतलब ईरान से। फारसी या ईरानी एक ही बात है। अब इसके बाद में अगला शासक पढ़ेंगे अपन मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन, और कोई बड़ी घटना नहीं, 1446 से 1465 तक इनका शासनकाल, और इनकी उपाधि भी थी, इनकी उपाधि प्रौढ़ देवराय। प्रौढ़ देवराय, प्रौढ़ देवराय इनकी उपाधि थी। अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम शासक कौन? विरूपाक्ष द्वितीय। विरूपाक्ष द्वितीय की बात कर रहे हैं तो ये 1465 से 1485 ईस्वी तक, 1465 से 1485 ईस्वी तक। कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं इनके समय में भी। हम बात करेंगे अब तुलु वंश की, तो यहाँ ये भी सामने आ जाएगा कि ये वंश कैसे खत्म हुआ। तो इसके प्रमुख शासकों में हरिहर प्रथम। हरिहर प्रथम के का गुरु माधव विद्यारण्य, इसके सहयोग से इन्होंने फिर से हिंदू धर्म कबूल किया। फिर बुक्का प्रथम, इनकी उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। पुत्र कंपन को मदुरा विजय के लिए भेजा था, और रायचूर दोआब को लेकर मोहम्मद शाह से विवाद, और यहाँ पर किससे? अलाउद्दीन बहमन शाह। फिर हरिहर द्वितीय 1377 से 1404, इसके समय में प्रमुख जो सायन इनके गुरु इनके मंत्री हुआ करते थे। फिर देवराय प्रथम, निकोलो कोंटी इनके समय में आया था। देवराय द्वितीय, और इनके समय में कौन? अब्दुल रज्जाक। और क्या उपाधि थी इनकी? गजबेटकर। सबसे अधिक इन्होंने मुसलमानों को सेना में भर्ती किया था। अब हम पढ़ेंगे संगम वंश के बाद सालू वंश। सालू वंश, अनिल कुमार, ये संगम वंश का काल कब से कब तक बताएं? 1336 से 1485 तक, और ये 1485 से 1505 तक। मात्र 20 साल का अल्प शासन काल। और दो ही शासक इसमें हमें पढ़ना है। सालू वंश, सालू वंश कब से कब तक? 1485 से 1505 तक। और कौन है सबसे पहला? नरसिंह। सबसे पहला सालू नरसिंह। सालू नरसिंह, या नरसिंह सालू भी कह सकते हैं। सालू नरसिंह या नरसिंह सालू भी कहेंगे। और 1485 में इसने स्थापना की, और क्या कहा गया इसे? प्रथम बला प्रहार। विजयनगर साम्राज्य में ये प्रथम बला प्रहार कहलाता है। क्यों कहलाता है प्रथम बला प्रहार? क्योंकि अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय, संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या करके इसने शासन सत्ता प्राप्त की थी। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? प्रथम बला प्रहार। बल के माध्यम से, शक्ति के माध्यम से ये सत्ता इन्होंने हासिल की थी। तो सालू वंश का संस्थापक कौन? नरसिंह सालू। नरसिंह सालू। इनके समय में एक व्यक्ति का नाम है नरसा नायक। नरसा नायक, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नरसा नायक, नरसा नायक।
कौन था ये इनका सेनापति मंत्री था। आंखें बंद करके ये नरसा नायक के ऊपर विश्वास करता था। और इनका एक पुत्र है इमाडी नरसिंह, दूसरा कौन, इमाडी नरसिंह। और ये कैसा है, अल्प वयस्क। और संरक्षक किसको नियुक्त कर दिया इसने, नरसा नायक को इसका संरक्षक नियुक्त कर दिया। सालू नरसिंह ने स्थापना कर दी। इनका एक अल्पवयस्क पुत्र है इमाडी नरसिंह, और इसका सर्वे सर्वा संरक्षक किसको नियुक्त कर दिया, नरसा नायक को। और नरसा नायक के इरादे पहले से ही कुछ ठीक नहीं चल रहे थे, तो वो तो पहले ही सत्ता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बनाया किसको, सालू नरसिंह को बनाया। और फिर उसने धीरे धीरे शासन सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। नरसा नायक ने इमाडी नरसिंह को पेनुकोंडा के किले में नजरबंद कर दिया। पेनुकोंडा के किले में नजरबंद कर दिया। चोल, पांडे व चेर राज्यों पर आक्रमण किए, अधिकार किया। वह नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने 1505 ईस्वी में इमाडी नरसिंह की हत्या करके तुलु वंश की स्थापना कर दी। बस दो ही शासक, सालू नरसिंह, इमाडी नरसिंह। और तीसरा जो नाम लिया हमने वो कौन था, वीर नरसिंह है, वो सालू वंश का नहीं है। अब वो इसकी हत्या करके एक नए वंश की स्थापना करेगा, तो एक नया वंश आएगा वहां पर, तुलु वंश। ठीक, तो यहाँ पे दो ही नाम याद रखना है, सालू नरसिंह, इमाडी नरसिंह, और एक नाम नरसा नायक इसका मंत्री होगा, विशेषज्ञ होगा, सब कुछ उसी के हाथ में होगा। और नरसा नायक का एक पुत्र है, उसका नाम है वीर नरसिंह। नरसा नायक ने इसको तो बंदी बना लिया और आसपास के राज्यों पर अधिकार करने की कोशिश की। मतलब इमाडी नरसिंह के नाम पर, जबकि उसको तो नजरबंद करके रखा था, और उसके नाम पर वो पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करके जीत रहा था। और जब ये तय हो गया कि अब हमारी जीत हो चुकी है, तो इधर वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी, स्वयं शासक बन गए। तो ये सिर्फ 1485 से 1505। और इसके बाद में हम पढ़ेंगे सबसे महत्वपूर्ण, सबसे लंबे समय तक शासन तो नहीं किया इन्होंने, लेकिन महत्वपूर्ण शासन और दूसरे नंबर तक का लंबा शासन वह है तुलु वंश। स्थापना किसने की, वीर नरसिंह। और कब, 1505 ईस्वी। इसमें भी हमें एक ही महत्वपूर्ण शासक को पढ़ना है, वो है कृष्णदेव राय। तो इसे द्वितीय बला प्रहार ये लिखेंगे अपन, द्वितीय बला प्रहार। प्रथम कब हुआ था, 1485 में।
1485 में, जब सुलभ नरसिंह द्वारा विरूपाक्ष द्वितीय की हत्या करके सुलभ वंश की स्थापना की थी। प्रथम बला प्रहार था। और फिर वीर नरसिंह ने इमानी नरसिंह की 1505 ईस्वी में हत्या करके तुलु वंश की स्थापना की। तो इसे क्या कहेंगे? विजयनगर साम्राज्य का द्वितीय बला प्रहार, द्वितीय बला प्रहार। अब देखो, इसने चूंकि धोखे से हत्या करके शासन सत्ता स्थापित की थी, धोखे से, तो सब तरफ इसका विरोध हो रहा था, कोई इसे पसंद ही नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि वो अल्पवयस्क था, अल्पवयस्क था। तो भाई बच्चों के ऊपर दया तो सबको आती है, तो पब्लिक इसका विरोध कर रही थी, कोई भी इसका सहयोग शासक मानने के लिए तैयार नहीं, मंत्री इसका काम सुनने को तैयार नहीं। तो हैरान परेशान राजा तब तक ही राजा है जब तक सब लोग उसके कहने में है, और सब लोग उसके आदेशों का पालन करना बंद कर दे तो राजा बचेगा क्या? नहीं। तो ये भी हैरान परेशान हो गया, बोला छोड़ो, जान दो, कहाँ का रखा है राजपाट। और उसने अपने अनुज या अपने भाई कृष्णदेव राय को शासन सत्ता सौंप दी। लिखेंगे, वीर नरसिंह के इस कुकृत्य के विरुद्ध संपूर्ण विजयनगर साम्राज्य में विजयनगर साम्राज्य में असंतोष फैल गया। अनेक जगह विद्रोह हुए और 1509 ईस्वी में मृत्यु के बाद अनुज कृष्णदेव राय गद्दी पर बैठा। दूसरा शासक कृष्ण देव राय, और 1509 से 1529 तक, 1509 से 1529 तक 20 वर्ष का लंबा शासनकाल। सबसे महत्वपूर्ण शासनकाल ये 1505 से 1570 तक इनका शासनकाल रहेगा, और उसमें ये 20 वर्ष का शासनकाल सबसे महत्वपूर्ण। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का महानतम, विजयनगर साम्राज्य के शासकों में महानतम, वह भारत के महान शासकों में से एक, महान शासकों में से एक। पंद्रह सौ 13 ईस्वी में गजपति शासक से उदयगिरी जीता, उदयगिरी जीता। 1520 ईस्वी में उसने बीजापुर जीतकर रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया। गुलबर्गा के शासक महमूद शाह को कारागार से मुक्त कर राजगद्दी पर आसीन किया। वह यवनराज
स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की। देखो, महान शासक बनने के लिए विजय प्राप्त करना हो यही जरूरी नहीं। जैसे हम अशोक महान की बात करते हैं, उन्होंने सिर्फ एक विजय, कलिंग पर विजय प्राप्त की, इसके अलावा कुछ नहीं किया, लेकिन 50 साल तक उन्होंने शांतिपूर्ण शासन किया। ठीक, तो ऐसे कुछ राजा ऐसे हैं जिन्हें बिना ज्यादा कोई युद्ध लड़े हुए भी महान कहा गया। तो कृष्णदेव राय को महान इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी व्यक्तिगत जो प्रतिभा थी, जो शासन की जो कला थी, जनता उसके शासन काल में कितनी खुश थी, विद्वानों का उसने कितना समर्थन किया, इसके आधार पर 2-3 विजयों के बारे में पढ़ लिया अपन ने। तो एक तो उन्होंने गजपति शासक से उदयगिरी जीता, गजपति शासक से उदयगिरी जीता कब? 1513 में। और बीजापुर को पराजित कर संपूर्ण रायचूर दोआ पर अधिकार कर लिया। एक जैसे अभी तक अपन बहमनी साम्राज्य पढ़ रहे थे, लेकिन हम बीच में जब बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे तब देखेंगे कि बहमनी साम्राज्य का विभाजन हो गया था। बीजापुर, बरार, बीदर, अहमदनगर, गोलकुंड, 5 शाखाओं में उसका विभाजन हो गया था। अब इसमें से कुछ शाखाओं पर इसने अधिकार कर लिया, तो बीजापुर से हमेशा इसका विवाद रहा, बीजापुर से हमेशा विवाद रहा। और बरार की बात कर रहे हैं, और एक क्या बताया मैंने, बरार और एक अभी बताया मैंने गुलबर्गा, है ना। बरार, बीदर, गुलबर्गा, ये ऐसे छोटे भाग थे बहमनी साम्राज्य के, जिसका ये समर्थन कर रहा था। और बीजापुर के शासक ने क्या किया था, ये जो बीदर और गुलबर्गा के शासक है, इसको बंदी बना के रखा हुआ था, तो इन्होंने उसको मुक्त कराया, बीजापुर को पराजित किया, ये इनके शासक को, महमूद शाह को मुक्त कराया और उसे फिर से गुलबर्गा का शासक नियुक्त किया, उसकी गद्दी पर बैठा दिया। और इस उपाधि धारण की कौन थी? यवन राज स्थापनाचार्य। ये क्वेश्चन बनता है, यह क्वेश्चन बनता है कि यवन राज स्थापनाचार्य किसकी उपाधि थी, किस उपलक्ष्य में ली थी? ऐसा कौन से राजा को राजा बना दिया जिससे उसने यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की? तो कहाँ के शासक? बीदर और गुलबर्गा, दोनों का एक ही शासक है और उसका नाम क्या है? महमूद शाह, महमूद शाह। अब इसका विवाद किससे था, ये क्वेश्चन बनता है, कृष्णदेव राय का विवाद किससे था? अब पूरे बहमनी साम्राज्य से तो नहीं था, क्योंकि वो तो अलग अलग हो चुका था, तो इससे कट्टर दुश्मनी इसकी थी बीजापुर से। किससे थी? बीजापुर से। और हम बात कब की कर रहे हैं? 1509 से 1529 की। और पुर्तगालियों का आगमन कब हो गया था? 1498 में। तब तो टेस्टिंग के लिए आए थे, लेकिन उसके बाद में अल्मीडा और इसके रूप में एक नया दल आ चुका था, और कृष्णदेव राय के साथ में इसके संबंध पुर्तगालियों के कैसे थे? मधुर संबंध थे। और उसके 2 ही कारण थे, एक तो ये घोड़े वगैरह लेके आते थे, इनसे घोड़ों की जरूरत थी इनको, और दूसरा ये चाहते थे कि बीजापुर के विरुद्ध हम इनसे सहयोग प्राप्त करते हैं, बीजापुर के विरुद्ध इनका उपयोग करेंगे, क्योंकि जो पुर्तगाली आए थे वो सैन्य शक्ति के साथ में आए थे। दूसरा जो अभियान किया था उन्होंने, वो पूर्ण रूप से सैन्य शक्ति के साथ में आए थे, क्योंकि पहली बार आए थे तो उनको समुद्री लुटेरों ने लूट लिया था, यहाँ से बहुत सारा पैसा कमाया, लेकिन जब वापस जा रहे थे तब उनको लूट लिया था। तब जाके उन्होंने तय किया था कि जब भी जाएंगे तो वहां पे सैनिक सहायता के साथ जाएंगे, सेना के साथ आए थे। तो अब कृष्णदेव राय इनका उपयोग करना चाहता था। लिखेंगे थोड़ी सी कहानी इनके विषय में। कृष्णदेव राय का कृष्णदेव राय की पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे, क्योंकि पुर्तगालियों की बीजापुर से शत्रुता थी, और वो
घोड़ों की, विजयनगर को घोड़ों की आपूर्ति करते थे, आपूर्ति करते थे। और एक समझौता भी हुआ था कृष्णदेव राय के साथ में कि आप जो घोड़े लाओगे तो सिर्फ और सिर्फ विजयनगर साम्राज्य को ही बेचोगे, बीजापुर को नहीं दोगे। ऐसा उनका एक समझौता भी हुआ था। 1510 ईस्वी में, अगली महत्वपूर्ण बात है ये, 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने भटकल में एक कारखाने की स्थापना की अनुमति मांगी, कारखाने की स्थापना की अनुमति मांगी। अमुक्त माल्यद। और कौन सी रचना है इनकी? जामवती कल्याण, एक संस्कृत में और एक तेलुगु में। ठीक है, तो ये अमुक्त माल्यद ये काय में है? तेलुगु में। और जामवती कल्याणम संस्कृत में। ये इनकी दो महान रचनाएं, महान शासक की महान रचनाएं। उपाधि देखते हैं इनकी कृष्णदेव राय की, तो एक तो पढ़ ली अपन ने, कौन सी? यवन राज्य स्थापनाचार्य। दूसरी अभिनव भोज, आंध्र भोज, आंध्र पितामह आदि उपाधियां थी। पुर्तगाली यात्री डोमिगो पायस व बारबोसा। अपन ने दो नाम पहले भी पढ़े थे, एक देवराय प्रथम के समय में निकोलो कुंडी, कहां से आया था? इटली से। देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक ईरानी यात्री फारस से आया था। ठीक, और कृष्णदेव राय के समय में को डोमिगो पायस व बारबोसा, और ये कहां से आए थे? पुर्तगाल से। ये सही जोड़ी मिलाने के लिए आता है कौन किसके समय में आए। कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग माना जाता है। हाँ, कृष्णदेव राय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। क्लासिकल युग। कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु भाषा की 8 विद्वान रहते थे। 8 विद्वान रहते थे। जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। अष्टदिग्गज कहा गया। और उसमें कौन थे? सबसे महत्वपूर्ण पेड्डाना या पेड्डाना, ऐसा नाम मिलेगा तो समझ जाना कि ये यही है, पेड्डाना। और इनकी रचना कौन सी है? पेड्डाना की है मनुरचित व
स्वरचित, स्वरचित संभव, स्वरचित संभव, ये इनकी रचना है। पेड्डा है। एक कौन रहता था इनके दरबार में? राम कृष्ण तेनाली राम, राम कृष्ण तेनाली राम इसके दरबार में रहते थे। तेनाली राम की रचना कौन सी? पांडुरंग महात्म्य, पांडुरंग महात्म्य। पांडुरंग महात्म्य, पांडुरंग महात्म्य। तेनालीराम रामकृष्ण या रामकृष्ण तेनालीराम, और इनकी रचना है पांडुरंग महात्म्य। कृष्णदेव राय ने स्वयं ने भी कुछ लिखा है। कृष्णदेव राय अमुक्त माल्यक ये लिखा है। एक है जाम्बवती कल्याणम, जाम्बवती कल्याणम। उषा परिणय, उषा परिणय ये इनकी रचना है। अमुक्त माल्य, जाम्बवती कल्याणम, उषा परिणय आदि रचनाएं की। माता, अगला लिखेंगे, माता नागला देवी के नाम पर नागलपुर नगर बसाया। नागलपुर नगर बसाया। हजारा मंदिर, हजारा मंदिर महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये हम्पी में है सब। हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर व चिदम्बरम, चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किया। चिदम्बरम मंदिर का निर्माण किया। शतरंज के अच्छे खिलाड़ी थे कृष्णदेव राय। ये नहीं पढ़ा होगा प्रिया आपने भी तो पढ़ा। शतरंज के अच्छे खिलाड़ी थे, संगीतज्ञ थे, संगीतज्ञ थे। इनके समय में, इनके समय में विजयनगर में, विजयनगर में लिपाक्षी कला, लिपाक्षी देखो दो कला, ये मेंस में अभी ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछने लग गए हैं। लिपाक्षी कला, और दूसरी है एक और कला है यक्षिणी, यक्षिणी कला या यक्षिणी शैली। दोनों का अलग अलग है, बहुत इसको नेट पे सर्च करके देखना लिपाक्षी कला, आपको ढेर सारा डेटा मिलेगा, लेकिन हमें ढेर सारे की जरूरत नहीं है। इतना पता होना चाहिए कि किसके समय में, कृष्णदेव राय के समय में, और इसका संबंध कैसे है। तो लिपाक्षी कला जो है यह चित्रकला है, दीवार पे चित्र बनाते थे इसके, चित्रकला। और यक्षिणी कला क्या है, तो इसमें नृत्य व संगीत होता था, यक्ष यक्षिणियों के नृत्य संगीत। ठीक, कौन कौन आया था इसके समय में? एक तो पायस, डोमिंगो पायस, और एक बारबोसा। तो पायस क्या लिखते हैं इनके बारे में? इनके बाजारों में पायस के अनुसार लिखेंगे, ये महत्वपूर्ण सेंटेंस हो सकता है। और जब भी हम विजयनगर साम्राज्य का वर्णन करेंगे तो ऐसे कोटेशन हमें कुछ लिखना पड़ेगा।
तो पायस के अनुसार इनके बाजारों में संपूर्ण विश्व की ऐसी कोई वस्तु नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो यहां न बिकती हो, न बिकती हो, न बिकती हो। एक जगह लिखता है वो, दूसरा कथन लिखेंगे। आकार में यह रोम के समान विशाल एवं सुविस्तृत है। ये विजयनगर साम्राज्य के नगर की बात की और वो नगर है हम्पी। तो किसके जैसा है? रोम की तरह है, रोम की तरह है, रोम की तरह है। बाबर ने अपनी आत्मकथा में क्या उल्लेख किया है? बाबर ने अपनी आत्मकथा में उल्लेख किया है कि कृष्णदेवराय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक, सबसे शक्तिशाली शासक। और इनके उत्तराधिकारी होंगे अच्युत देवराय, अच्युत देवराय। इसके आगे अगले वीडियो में हम देखेंगे, कल इसे कंप्लीट करेंगे। और आगे की जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है वो है बन्नीहट्टी का युद्ध, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध या तालीकोटा का युद्ध। कब? 1565। जैसे अभी अपन ने देखा कि बहमनी साम्राज्य विघटित हो गया था अलग अलग शाखाओं में, और अब जो होगी घटना वो उसमें सब लोग साथ में आ जाएंगे और विजयनगर साम्राज्य पर आक्रमण करेंगे, और विजयनगर साम्राज्य इसमें पराजित होगा और पूर्ण रूप से नष्ट भी हो जाएगा। महीनों तक विजयनगर साम्राज्य की समृद्धि को वो लूटते रहे, महीनों तक। जैसे तैमूर लंग ने दिल्ली नगर को लूटा था ना, ऐसे। तो यहाँ की जो मंदिरों को तोड़ना, ये सारे काम किए हैं। विजयनगर साम्राज्य की आयंगर व्यवस्था, न्यायंगर व्यवस्था, जो स्थानीय प्रशासन की बात करते हैं, वो सब हम पढ़ेंगे। तो मिलते हैं कल ऐसी बेहतर क्लास के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।